नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख 10 अक्टूबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो होगा। ये गलती से यहाँ पर 11 अक्टूबर लिखा हुआ है लेकिन 10 अक्टूबर ही है और न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो है। सुबह में मैंने आर्टिकल का वीडियो रोज़ अपलोड होगा, 8 बजे अपलोड हो जाएगा। तो रोज़ सुबह सुबह 8 बजे आर्टिकल का वीडियो देखिए। उसके कुछ घंटों के बाद ये न्यूज़पेपर डिस्कशन का वीडियो अपलोड होगा और उसके बाद दिन में आपको जीएस का वीडियो इसी सप्ताह से मिलना शुरू हो जाएगा। जीएस में जिसमें मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री सोच रहा हूँ शुरू करने के लिए और डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊँगा अगर आप पढ़ेंगे तो। 69 बीपीएससी पीटी के बाद से इस तरह से जो मैं पढ़ा रहा था, पिछले पीटी के बाद से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। 68 के पीटी के बाद से ही मैं न्यूज़पेपर डिस्कशन लगभग मैं चला रहा हूँ और काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं। आज जो तीसरा वीडियो अपलोड होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि करंट अफेयर के सवाल कहाँ कहाँ से पूछे गए और करंट अफेयर को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कब से कब तक का पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए। तो न्यूज़पेपर डिस्कशन में हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें पीटी फैक्ट या जो छोटे टॉपिक होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल का अलग वीडियो होता है क्योंकि आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, और पीटी के भी फैक्ट होते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर डिस्कशन जो होता है ये आपको खास तौर से पीटी में और कई बार मेंस में भी मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हेडलाइन क्या है आज के पेपर। आज जो हेडलाइन वो है क्या कि असेंबली इलेक्शन इन 5 की स्टेट इन नवंबर महीने में देश के 5 राज्यों में इलेक्शन होने वाले हैं। तो अब इस तरह से सवाल क्या पूछा जा सकता है भाई इलेक्शन से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहली चीज़ तो यही पूछा जाएगा कि ये बताइए कि स्टेट का इलेक्शन करवाता कौन है। स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है या निर्वाचन आयोग जो सेंटर का है मुख्य रूप से वो करवाता है। तो भारत निर्वाचन आयोग जो है, इंडियन इलेक्शन कमीशन जो है, जो आर्टिकल 324 के तहत जिसकी स्थापना की गई है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो लोकसभा, राज्यसभा और उसके साथ साथ क्या है तो स्टेट असेंबली का इलेक्शन करवाए। ये किसकी जिम्मेदारी होती है, तो ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है। वहीं स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है, जो राज्य का इलेक्शन कमीशन होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि ग्रामीण एरिया में जो पंचायत इलेक्शन होते हैं और शहरी एरिया में जो नगर पालिका का इलेक्शन होता है वो कंडक्ट करवाना किसकी जिम्मेदारी होती है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना आर्टिकल 324 के तहत की गई है, जिसमें उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए संपूर्ण अधिकार दिए गए हैं। इलेक्शन घोषित होने के बाद, जैसे कल घोषणा हो गया है, तब इन सभी 5 राज्यों में आचार संहिता लागू होगी। आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट का तात्पर्य होता है कि अब जो भी सरकार काम करेगी वो नई योजनाओं की घोषणा नहीं कर सकती है, लोक लुभावन वादे नहीं कर सकती है, नई परियोजनाओं का शिलान्यास नहीं कर सकती है और राज्य जो है वो संपूर्ण रूप से इलेक्शन के मोड में चले जाएंगे। अब अधिकारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग इन सब पर किसका अधिकार हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अधिकार हो जाता है। जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अब वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में आ जाएंगे। उनकी ट्रांसफ़र, उनकी पोस्टिंग, उनको पद से हटाना, उनको पद पर रखना, ये सब काम किसका हो जाएगा अब, तो ये हो जाएगा अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। तो यानी कि राज्य का जो एक तरह से कार्यपालिका का तंत्र है उस पर अभी प्रभाव हो जाएगा 1.5 महीने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। सरकार तो काम करती ही रहेगी लेकिन नई चीज़ों का घोषणा वगैरह, लोक लुभावन वादे, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है, एक तो सवाल पूछा जा सकता है, मान लीजिए सबसे आसान सवाल पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि भाई किन किन राज्यों में इलेक्शन हुआ है। तो छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, इन 5 राज्यों में इलेक्शन का ऐलान किया गया। और आगे अगर इससे बढ़ेगा सवाल तो क्या पूछेगा कि इन राज्यों में कितने कितने असेंबली के सीटें हैं जहां पर इलेक्शन करवाया गया है। तो असेंबली के सीटें इनके देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं। राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। देश के बड़े राज्यों में राजस्थान का नाम आता है। सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य में हैं, तो अपने उत्तर प्रदेश में है, जिसमें 408 के करीब में सीट हैं। कितने, 408 के करीब में सीट है उत्तर प्रदेश असेंबली में। और लोकसभा की कितने सीटें उत्तर प्रदेश में, तो 80 के करीब में सीटें हैं। अब राजस्थान में कितनी हैं, तो 120 सीटें हैं आपका असेंबली में। और लोकसभा की कितनी सीटें हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं राजस्थान में। ओके, उसके बाद से तेलंगाना चलते हैं। इसमें 119 सीट है। अगर देखेंगे इसको ध्यानपूर्वक तो ये छोटा राज्य है लेकिन सीटों की संख्या ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि राजस्थान की पॉपुलेशन कम है, डेंसिटी कम है राजस्थान के पॉपुलेशन का, जबकि तेलंगाना की पॉपुलेशन ज़्यादा है। और नया स्टेट है, 2014 में इसका निर्माण किया गया, 2013 में। ओके,
मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं। देश के बड़े राज्यों में शामिल 230 है। छत्तीसगढ़ में 90 सीट हैं। कितने हैं? 90 सीट हैं छत्तीसगढ़ में। और मिजोरम में कितनी सीटें हैं? तो 40 सीट है मात्र मिजोरम में। इसको ध्यान में रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट का राज्य है और इसके बारे में सामान्य तौर पर आप लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। मिजोरम में कितने सीटें हैं? तो 40 सीटों पर इलेक्शन होने वाले हैं। तो इन सभी के असेंबली के जो संख्या है उसको ध्यान में रखिएगा। बिहार में कितनी असेंबली है? तो ये आपको पता ही होगा। पता है तो बता सकते हैं, कॉमेंट करें। बहुत आसान सवाल पूछा है मैंने। अगले टॉपिक पर हम लोग अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक आपके आईआर से संबंधित है। क्या है? श्रीलंका टू टेक ओवर एज ए चेयर ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। अब IORA, इसको क्या कहा जाता है बंधुओं? IORA कहा जाता है। IORA कहा जाता है। अगर आप पेड कोर्स हमारा ज्वाइन करते हैं तो आपको सबका PDF फ्री में मिल जाता है। कल भी मैंने PDF फ्री में क्या मिलेगा, जब आप पेड कोर्स से ज्वाइन करेंगे तो पैसा तो पे करना पड़ेगा। 199 रुपये है। कई सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि क्यों लगाया आपने, फ्री में दे दीजिए। मुझे अगर चैनल को आगे बढ़ाना है, अगर आप चाहते हैं कि चैनल बड़ा हो, कैमरा आए और वो डिजिटल बोर्ड आए और तरह तरह का आपको अच्छे कंटेंट मिले, तो उसके लिए मुद्रा की ज़रूरत होती है। तो मुद्रा कहाँ से लाएगा कोई भी इंसान? तो कुछ हिस्सा, इसलिए बहुत ही छोटा सा हिस्सा मैंने किया है और बाकी चीज़ें तो मैं खुद ही मैनेज करूँगा। तो इसलिए मैंने किया है कि भाई PDF के ही सहारे कम से कम आप जुड़ें और थोड़ा सा मुझे भी सहायता मिले। तो इसलिए 199 का रखा। आप जुड़िए, उससे आपको PDF मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप जब वीडियो देखेंगे तो आप केवल सुनेंगे, कंसंट्रेट करेंगे पढ़ने पर। लिखने का काम आपका संपन्न करवा दूंगा मैं, PDF दे दूंगा। आप वहाँ से आराम से बैठकर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अगर आपने डेली इसको फॉलो किया तो मंथली मैगजीन आपके लिए हलवा हो जाएगा। यकीन मानिए, इतने अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो IORA की बात हो रही है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। देखिए यूपीएससी वालों ने इसका PT में इससे जुड़े हुए सवाल पूछे हैं और मेंस में भी इससे जुड़े हुए सवाल पूछे हैं। इसके साथ साथ सागर पहल की भी बात की गई थी। सागर पहल के बारे में भी पूछा गया है। ये भी हमारा समुद्र से संबंधित ही पहल है कि आस पड़ोस के देशों में हमें थोड़ा सा कनेक्टिविटी बढ़ाना है, अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाना है और थोड़ा सा अच्छे संबंध करना है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में अब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। उससे पहले ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा, श्रीलंका जो है ये उसका चेयर टेक ओवर कर रहा है। देखिए, सेवरल फॉरेन मिनिस्टर इंक्लूडिंग दोज ऑफ इंडियन, बांग्लादेश, मॉरिशस, ईरान, मलेशिया, साउथ अफ्रीका विल पार्टिसिपेट इन द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग इन कोलंबो ऑन अक्टूबर 11 अक्टूबर को कोलंबो में बैठक हुई है। किसकी? तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के मिनिस्ट्री लेवल की बैठक हुई है और उसमें बहुत सारे देशों के जो मंत्रीगण हैं उन्होंने भाग लिया, अधिकारीगण ने भाग लिया। और श्रीलंका जो है वो टेक ओवर कर रहा है, चेयर ले रहा है इसका। किसका? तो IORA का। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीटिंग कोलंबो विल सी द पार्टिसिपेशन ऑफ 16 मिनिस्टर इंक्लूडिंग फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश, इंडिया, ईरान वगैरह वगैरह, बहुत सारे देशों ने भाग लिया। अब मैं आपको IORA के बारे में बताऊंगा, IORA क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और डिटेल बताऊंगा। चिंता मत कीजिएगा इतना डिटेल में कि IORA के बारे में आज के बाद आपको कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, बस केवल रिवाइज करना पड़ेगा। देखते हैं IORA क्या करता है और कब इसकी स्थापना की गई थी, क्या इतिहास है इसका। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यानपूर्वक कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल, यानी कि बहुत सारे गवर्नमेंट के स्तर का ये मिलकर इस संगठन को बनाया गया है। साधारण भाषा में समझिए, इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या होता है? सरकार के स्तर पर के एक एसोसिएशन है। जैसे इंटर स्टेट में मतलब क्या होता है? 2 से ज़्यादा स्टेटों की बात हो रही है, स्टेट लेवल की बात हो रही है। इसलिए सरकारी लेवल का एक संगठन है। कहाँ पर? तो अलग अलग देशों के बीच में। इंडियन ओशियन के आस पड़ोस के जो देश हैं, इंडियन ओशन बहुत बड़ा एरिया है, उसके आस पड़ोस के जो देश हैं, चाहे वो अफ्रीका के हों, चाहे वो एशिया के हों, दक्षिण पूर्वी एशिया के हों, वो सभी इसके सदस्य होते हैं। 7 मार्च 1997 को स्थापित किया गया था। आप में से किसी का बर्थडे हो सकता है। 7 मार्च 1997, ध्यान में रखिएगा इसको, इस तिथि को ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी वालों ने 2015 ईस्वी में सीधा सा पूछा कि ये बताओ कि आसियान का स्थापना किस वर्ष में किया गया था। बहुत आसान सवाल था लेकिन बहुत कठिन भी था, क्योंकि लोग समझते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम है तो इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, या बीपीएससी का एग्जाम है तो इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो 1997 में यह स्थापित हुआ था IORA के दृष्टिकोण की शुरुआत 1995 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की भारत यात्रा के दौरान हुई थी। नेल्सन मंडेला का तो आपने नाम सुना ही होगा, जो महात्मा गांधी को मानने वाले दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स में से एक और दुनिया के महान व्यक्तियों में इनकी गणना की जाती है, नेल्सन मंडेला की। इनकी भारत यात्रा हुई थी 1995 में। उसी के बाद इसकी स्थापना के लिए थोड़ा सा एक आइडिया आया था। हिंद महासागर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिवहन के लिए जीवन रेखा के समान है। यहाँ से दुनिया के आधे से अधिक कंटेनर जहाज गुजरते हैं। यह मार्ग दुनिया के 1/3 कार्गो का वह करता है। यहाँ से दुनिया के तेल का 2/3 गुजरता है। देखिए, तेल वाले जितने भी देश हैं,
अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो या तो वो स्वेज नहर से भूमध्य सागर में जा सकते हैं, या तो उनको बाकी जगह जाने के लिए हिंद महासागर का सहारा लेना पड़ता है। तो हिंद महासागर जो है ये दुनिया के व्यापार में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया के चाहे टाइगर नेशंस हो, टाइगर नेशंस को आप जानते होंगे, चाहे मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इनको टाइगर्स कहा जाता है क्योंकि बहुत तेज़ी से इन्होंने प्रगति की। आसियान हो, चाहे वो भारत जैसा देश हो, चाहे वो बांग्लादेश जैसी इकॉनमी हो, चाहे वो अरेबियन कंट्रीज हो, ये जो दुनिया की प्रमुख इकॉनमी बन रहे विकासशील देश, ये सारे के सारे कहाँ आपको दिखेंगे? तो इंडियन ओशन के आस पड़ोस के इलाकों में दिखेंगे। अफ्रीका जो फ्यूचर का कॉन्टिनेंट जिसको माना जाता है, आने वाला समय अफ्रीका का होगा ऐसा माना जाता है, तो ये क्या बोला जाता है कि ये सब के सब हिंद महासागर से इनका काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव है। यानी कि हिंद महासागर का एसोसिएशन बनाने से क्या होगा, ये एक तगड़ा एसोसिएशन बन सकता है इकोनॉमिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से, हर दृष्टिकोण से। IORA का शीर्ष निकाय विदेश मंत्रियों की परिषद है। इसका शीर्ष निकाय कैसा है? तो विदेश मंत्रियों की परिषद, जिसका वार्षिक आधार बैठक आयोजित की जाती है। संयुक्त अरब अमीरात ने नवंबर 19 से नवंबर 2021 तक IORA के शीर्ष निकाय की अध्यक्षता की भूमिका में रहेगा। और अभी कौन आ गया है? तो अभी श्रीलंका चेयर करेगा इसको। IORA सदस्य देश के साथ सहयोग और बातचीत के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर निरंतर विकास और संतुलित विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। फ्रांस सहित इसके सदस्य देशों की संख्या 23 हो गई है, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कि IORA के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है। देखिए अब ध्यानपूर्वक मैप पर जैसे ही मैं देश का किसी का नाम लूँ तो आपके दिमाग में वो देश मैप पर अपने आप आ जाना चाहिए कहाँ पर है। ऑस्ट्रेलिया चला गया, कहाँ पर है? बांग्लादेश अपने बगल में। कोमोरोस, देखिए हिंद महासागर में मोजाम्बिक, मेडागास्कर के समीप एक छोटा सा द्वीप दिखेगा कोमोरोस आपको। भारत पता ही है आपको, तो इंडोनेशिया, ईरान, केनिया और देखिए यहाँ पर अफ्रीका के पूर्वी तट पर दिखेगा केनिया, तंजानिया, सब एक ही जगह दिखेंगे आपको। मेडागास्कर इधर द्वीपीय देश हो गया। मलेशिया भी दिख गया आपको इधर दक्षिण पूर्वी एशिया में। मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक देखिए आप, वहीं पर मोजाम्बिक चैनल भी दिखेगा आपको। मेडागास्कर ठीक बगल है, मोजाम्बिक चैनल दिखेगा और थोड़ा सा सकरा भाग है समुद्र का। ओमान दिख गया होगा आपको। सेशल्स भी वहीं पर द्वीपीय देश है एक छोटा सा। सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, UAE, यमन और फ्रांस। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इंडियन ओशियन एसोसिएशन में यूरोप के कंट्री भी शामिल है। तो क्या आपसे स्टेटमेंट बनाकर पूछेगा कि ये बताइए कि इंडियन ओशियन एसोसिएशन में केवल और केवल हिंद महासागर किनारे के देश ही शामिल हैं? गलत हो जाएगा। ये आपसे ये पूछा जाएगा इंडियन ओशन एसोसिएशन में केवल वही सदस्य हो सकते हैं जो इंडियन ओशन में जिनसे सीमा लगती है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि फ्रांस तो दूर है, लेकिन फ्रांस का एक छोटा सा द्वीप है कहाँ पर? तो इंडियन ओशन एसोसिएशन में, इंडियन ओशन में। तो इसलिए फ्रांस भी इसका सदस्य है। इंडियन ओशन में उसकी भी बड़ी भूमिका है। और अमेरिका का भी द्वीप है, लेकिन अमेरिका इसका सदस्य नहीं है। डिएगो गार्सिया आपने सुना होगा, हिंद महासागर में देखिए द्वीप है मॉरिशस के बगल में, और वो किसका है? तो अमेरिका का है। तो ये ध्यान रखिएगा। फ्रांस का भी एक द्वीप है, कॉलोनिज्म के समय में, औपनिवेशिक दौर के समय का वो द्वीप है, और वो आज तक उसी के कब्जे में है और स्ट्रैटेजिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है वो। तो इसलिए फ्रांस भी इसका सदस्य है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चीन, मिस्र, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन और USA IORA के वर्तमान सदस्य संवाद भागीदार देश हैं। ये सब क्या हैं? संवाद भागीदार का तात्पर्य क्या होता है कि इसके बैठक में वो डायलॉग पार्टनर्स के तौर पर भाग लेते हैं, क्योंकि इन सभी के कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जुड़े हुए कहाँ से? तो इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ है। तो ये ध्यान में रहेगा आपको इंडियन ओशन, और बस यही ध्यान रखिएगा। देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो एबिन साइबर सिटी मॉरिशस में स्थित है इसका मुख्यालय। तो इंडियन ओशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? IORA का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय है आपका मॉरिशस में। ओके, अगले टॉपिक पर चलें हम लोग। अगला टॉपिक क्या है भाई? तो अगला टॉपिक है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप टू 6.6% इन Q1। देखिए अप्रैल से लेकर जून का जो तिमाही होता है, इसमें क्या हुआ है? अप्रैल, मई, जून, ये तिमाही साल में 4 तिमाही में बांटे जाते हैं और ये आंकड़े जारी किया जाता है NSSO का डेटा। और इसमें बताया गया कि अर्बन एरिया में, यानी कि शहरी एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो गिर गया है। और गिरा है का मतलब अच्छा हो गया है, ठीक है भाई, गिरा है और 6.6% हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने चीज़ है कि इन्होंने क्या लिखा है? फॉर मैन it decreased from 7.1 to 5.9 and for women it decreased from 9.5 to 9.1। यानी कि महिलाओं को आज भी शहरी एरिया में रोज़गार में उनकी जो पहुंच है वो कम है और उनको रोज़गार कम मिलता है। शहरी एरिया का ये हालत मैं बता रहा हूँ, ग्रामीण एरिया की नहीं बता रहा हूँ मैं। NSSO का डेटा आया है और इन्होंने क्या बोला है
कि देखिए आप कि लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन है अर्बन एरिया में वो भी इंक्रीज हुआ है 47.5% से 48.8% के आस पड़ोस में हो गया है। तो देखिए इसमें है क्या, आपको मैं पढ़ाऊंगा क्या वो ध्यान रखिएगा। ये डेटा तो हर तिमाही पर रिलीज होता है। क्या ये डेटा हमें याद रखने की ज़रूरत है? अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, क्योंकि आंसर राइटिंग में ये आपका काम आ सकता है। मान लीजिए बेरोजगारी से संबंधित अगर आपने कोई आंसर राइटिंग किया या लेख लिखा या महिलाओं की स्थिति के बारे में लिखा या महिला पुरुषों को में कंपेयर करना पड़ा आपको, तो वहाँ पर इस आंकड़े का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या ये आंकड़ा हमें याद रखना जरूरी होता है? कतई जरूरी नहीं होता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि बेरोजगारी क्या होता है, बस हमें वही समझना है। बाकी आंकड़े का क्या है, आंकड़े तो फिर अगले तिमाही में बदल जाएंगे, ऊपर या नीचे हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलिए हम चलते हैं कि बेरोजगारी क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनते जाइएगा। बेरोजगारी का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, किस तरह से काम करता है और क्या होता है बेरोजगारी। अगर आपसे जैसे इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है जो आपको मैं करवा रहा हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ डेली न्यूज़ देखा कीजिए, क्योंकि इसमें मैं इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री और कई बार आर्ट एंड कल्चर, इन सभी के टॉपिक आपको मैं करवा दूंगा। इतने टॉपिक करवा दूंगा कि आपका जीएस का लगभग 50% ज़्यादा पोर्शन में तैयार करवा दूंगा। देखिए क्या लिखा हो, बेरोजगारी। बेरोजगार किसको कहते हैं? क्या आप खुद को बेरोजगार में गिनते हैं क्या? अगर आप गिन रहे हैं तो गलत गिन रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी का तात्पर्य होता है कि अगर आप ध्यानपूर्वक तैयारी करें तो मैं कह रहा हूँ, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति द्वारा सक्रियता से रोजगार की तलाश किए जाने के बावजूद जब उसे काम नहीं मिल पाता तो यह अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बाई चॉइस आप तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, बीपीएससी की, यूपीएससी की, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप रोज़गार की तलाश में बहुत ध्यान से लगे हुए थे, ढूंढ रहे थे इधर उधर और आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है तो आप बेरोज़गार कहलाएंगे। अगर आप तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं कि मुझे यही करना ही है और कोई रोज़गार मिलेगा तो मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तो आप बेरोज़गार की श्रेणी में नहीं आएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रहेगा। बेरोज़गार किसको कहा जाता है? जो काम की तलाश में हो और उसको काम नहीं मिलता है तो वो बेरोज़गार कहलाता है। ओके। बेरोजगारी का प्रयोग प्रायः अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के मापक के रूप में किया जाता है। जैसे बीपी हम लोग जांचते हैं इंसान के स्वास्थ्य के लिए, उसी प्रकार से बेरोजगारी, गरीबी और असमानता, ये क्या है? ये बीपी शुगर है किसका? तो अर्थव्यवस्था का बीपी शुगर यही होता है कि भाई अर्थव्यवस्था तंदुरुस्त तभी कही जाती है जब वो उसमें बेरोजगारी ना हो। नहीं तो अर्थव्यवस्था का क्या मतलब बनता है? जब उसमें गरीबी कम हो रही हो, असमानता कम हो रही हो। ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं बेरोजगारी, और ये सब अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के मापक कहलाते हैं। ओके। बेरोजगारी को सामान्यतः बेरोजगारी दर के रूप में मापा जाता है, जिसे श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या, जैसे मान लीजिए एक देश का पॉपुलेशन है 100, उसमें से 20 लोग ऐसे हैं जो आश्रित जनसंख्या हैं। आश्रित जनसंख्या का तात्पर्य होता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से ज़्यादा आयु के बुजुर्ग जो होते हैं, ये आश्रित जनसंख्या कहलाते हैं। ये वर्क फोर्स में शामिल नहीं होते हैं। इसके बीच का जो जनसंख्या है 15 से लेकर 64 तक मानते हैं हम लोग। अब तो कई सारे लोग 64 के बाद भी काम करते हैं। तो ये जो कहलाता है ये वर्क फोर्स कहलाता है। इसी में दर कितना है अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी कि ये वर्क फोर्स है, इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बेरोजगारी दर कहलाता है। बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को भाग देकर प्राप्त किया जाता है। एनएसएसओ किसी व्यक्ति के निम्नलिखित स्थितियों पर रोजगार और बेरोजगारी को परिभाषित करता है। अब एनएसएसओ कैसे परिभाषित करता है? एग्जाम में अगर आप एनएसएसओ का परिभाषा लिखेंगे तो थोड़ा सा प्रामाणिक माना जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कार्यरत आर्थिक गतिविधि में संलग्न यानी कि रोजगार, काम की तलाश में या काम के लिए उपलब्ध यानी कि बेरोजगार, या तो तलाश कर रहा है या काम का वेट कर रहा है, उसको मिल नहीं रहा है तो वो क्या कहेगा? बेरोजगार। ना तो काम की तलाश में है ना ही उपलब्ध है, वो भी बेरोजगार कहलाएगा। कि घर पे बैठे हुए ना तो काम की तलाश कर रहे हैं और ना तो काम के लिए उपलब्ध हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो बेरोजगार कहलाएगा। पहले 2 श्रम बल का गठन करते हैं और बेरोजगारी दर उस श्रम बल पर प्रतिशत है जो बिना काम के हैं। बेरोजगारी दर बराबर क्या होता है? बेरोजगार श्रमिक बटा कुल श्रम शक्ति गुना 100 कहलाते हैं। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बेरोजगारी का प्रकार भी होता है, जैसे प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह एक ऐसी घटना है जिसे वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे एक खेत है, मान लीजिए 5 एकड़ का, 5 बीघा एक खेत है। उस खेत में ज़रूरत है केवल 5 लोगों की। 5 लोग मिलकर उसमें से मान लीजिए 200 क्विंटल कोई अन्न उत्पादन कर ले रहे हैं, जो कि बहुत कम मैंने बोला है, उतना अन्न उत्पादन कर ले रहे हैं। लेकिन चूंकि 5 और लोग घर में बेरोजगार हैं, इसलिए 10 लोग मिलकर उस खेत में लगे हुए हैं, लेकिन उत्पादन तो उतना ही कर पाएंगे। तो ये 5 लोग जो एक्स्ट्रा लगे हुए वो क्या कहलाएंगे? वो प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाएंगे, या छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी जो होता है ये मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में अधिक देखा जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, जैसे इसी प्रकार के स्टेटमेंट पूछ लेता है कि ये बेरोजगारी कहाँ देखी जाती है। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? एक प्रकार की बेरोजगारी है जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसम के दौरान देखी जाती है। भारत में खेतीहर मजदूरों के पास वर्ष भर काम करना नहीं होता है।
जैसे आपने देखा होगा कि होली के बाद बहुत सारे बिहार के मज़दूर जो हैं वो ट्रेन में बैठकर कहाँ पर जाते हैं, तो पंजाब जाते हैं धान काटने के लिए, गेहूँ काटने के लिए। तो वो क्या है, उनको किसी एक विशिष्ट मौसम में तो रोज़गार मिल गया है, बाकी साल भर फिर वो घर पर बैठे रहते हैं बेचारे, उनको कोई काम नहीं मिल पाता है। तो ये मौसमी बेरोज़गारी कहलाता है। जैसे मान लीजिए अभी दिवाली का समय आ रहा है, तो गांव घर में जो पेंटर्स होते हैं या घर के काम करने वाले लोग होते हैं या छोटे मोटे राजमिस्त्री होते हैं, उनको तो काम मिल जाता है दिवाली के समय। बाकी समय वो क्या होते हैं, बैठे रहते हैं। जैसे शादी वगैरह के सीज़न में जो काम जनरेट होता है, वर्क जनरेट होता है, वो बाकी सीज़न में तो नहीं हो पाता। तो ये मौसमी बेरोज़गारी कहलाती है। ओके। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है? यह बाजार में उपलब्ध नौकरी और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होने से बेरोजगार की एक श्रेणी है। नौकरी और श्रमिकों के कौशल, यानी कि आपके पास जो स्किल है, बाजार में वो स्किल इरेलेवेंट हो गया है। जैसे आज के समय में मान लीजिए कोई कोबोल भाषा सीख कर आया है, कंप्यूटर की एक भाषा होती है कोबोल, ये सीख कर आया है और वो प्रोग्रामिंग करना चाहता है, वो जॉब ढूंढ रहा है कोडिंग का, तो नहीं मिल पाएगा आज के दौर में उसको। आज के दौर में तो डॉट नेट चलता है, पाइथन चलता है, जावा और सी शार्प, इन सब का ज़माना है। तो आज के दौर में उसको क्या मिलेगा, नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो ये क्या कहलाएगा कि भाई उसके पास जो स्किल था, वो स्किल के कारण बाज़ार में इरेलेवेंट हो चुका है वो स्किल। ओके, आगे देखते हैं क्या है। और भारत में बहुत से लोगों को आवश्यक कौशल की कमी कारण रोजगार नहीं मिलती है। शिक्षा एक खराब स्तर का उन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है। आपने स्कूल में बीए, बीएससी, बीकॉम कर लिया, लेकिन आप रोजगार करेंगे क्या? कंपनी में तो कंप्यूटर पे काम होता है, तो वो अगर आप नहीं सीख पाए हैं, अगर आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाते, और सबसे बड़ी चीज़ इच्छा शक्ति नहीं है। कोई भी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहले वो जांचते हैं कि इसको आता है नहीं आता, वो अलग चीज़ है, इसके अंदर इच्छा शक्ति है कि नहीं सीखने का। तो वो भी नहीं है, तो आप क्या हो जाएंगे, आप पढ़े लिखे फिर बेकार हो जाएंगे उस कंपनी के लिए, क्योंकि कोई काम के आप रहेंगे नहीं, नए चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो चक्रीय बेरोजगारी क्या होता है? ये व्यापार चक्र का परिणाम है, जहां मंदी के दौरान बेरोजगारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती है। आपने कई बार सुना होगा कि मंदी का माहौल है तो बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, और फिर जैसे ही बूम आता है तो सारे को फिर से ले लेते हैं कंपनी वाले। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका चक्रीय बेरोजगारी। तकनीकी बेरोजगारी क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऑटोमेशन हुआ, जैसे मान लीजिए पहले एक खेत जोतने के लिए 2-3 हल बैल की ज़रूरत होती थी, 2-3 लोगों को रोज़गार मिल जाता था। अब क्या होता है, एक ट्रैक्टर लेके जाता है, घुमा के आ जाता है। तो ये क्या हुआ, तकनीकी बेरोजगारी के सर में आएगा। अब घर्षण बेरोजगारी क्या होता है? घर्षण बेरोजगारी का आशय है कि जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा होता है, मान लीजिए कल तक वो कंटेंट राइटर था और आज वो फैकल्टी के रूप में जाना चाह रहा है, तो ये घर्षण बेरोजगारी के श्रेणी में आता है। सुभेद्य रोजगार का क्या तात्पर्य होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होते हैं सारे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि लोग बिना उचित नौकरी अनुबंध के अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं और इस प्रकार इनके लिए कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है। इन व्यक्तियों को बेरोजगार माना जाता है क्योंकि उनके कार्य का रिकॉर्ड कभी नहीं बनाया जाता। जैसे आपके यहाँ जो बढ़ई का काम कर रहे होंगे, मान लीजिए कोई एक बड़ा बढ़ई का दुकान है, बहुत बड़ा सा, जो बहुत सारे फर्नीचर बनाते, तो उनके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, उसको क्या बीमा मिलता है क्या? उसको पीएफ मिलता है क्या? उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है क्या? नहीं। तो ये सब किस लिए होते हैं? तो ये सब सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है इनको। ये अगर उनको नहीं मिल रहा है तो वो भी एक बेरोजगार की श्रेणी में ही आएंगे, क्योंकि उनका काम जो है वो सरकार का जो काम का दायरा डिफाइन किया हुआ है, वर्क के लिए जो सरकार का पैमाना बनाया हुआ, उस वर्क पर पैमाने पर फिट नहीं बैठता है। वो कमा रहा है, वो आदमी को पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सरकार के ढांचे में फिट नहीं बैठ रहा है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है? तो सामाजिक कारण है। जाति व्यवस्था प्रचलित है, कुछ क्षेत्रों में विशिष्ट जातियों के लिए कार्य निषिद्ध होते हैं। बड़े व्यवसाय, बड़े संयुक्त परिवार वालों के बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं, इसमें छिपी हुई बेरोजगारी रहती है। जनसंख्या का तीव्र विकास, कृषि का प्रभुत्व है आज भी ज़्यादा, कुटीर और लघु उद्योग का पतन है, श्रम की गतिहीनता है और शिक्षा प्रणाली में दोष है। इसके कारण से भारत में बेरोजगारी की स्थिति बनी रहती है। इसको ध्यान रखिएगा। बेरोजगारी से संबंधित बाकी इससे जुड़े हुए योजनाएं जो हैं वो भी मैं आपको धीरे धीरे करवा दूंगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है कि ICMR कंडक्ट स्टडी टू डेवलप सॉल्यूशन टू रेमेडी चाइल्डहुड अंडर न्यूट्रिशन। देखिए, बच्चों में जो कुपोषण होता है उसके अध्ययन के लिए ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो है ये एक अध्ययन चला रही है, एक स्टडी करेगी कि आखिरकार भारत में कुपोषण की समस्या इतनी गहरी क्यों है। जब भारत में खाद्यान्न का इतना उत्पादन होता है कि खाद्यान्न परे परे सड़ जाते हैं, भोजन भी कुछ खास महंगा नहीं है, सस्ता ही है, लेकिन फिर भी कुपोषण क्यों बना हुआ है? इसको लेकर ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नामक एक संस्था है भारत सरकार की, ये एक स्टडी कर रही है। तो कुपोषण क्या होता है इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे।
Indian Council of Medical Research is constituting a team to start a multi-center research study to assess the effect of providing appropriate take-home food in combination with behavior change intervention to ensure good complementary feeding practice that is nutritionally optimum to meet your चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन नीड। आपके बच्चों की ज़रूरत के लिए जिस प्रकार की भोजन की ज़रूरत होती है, दाल भात खा लेने से न्यूट्रिशन संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। उसके खाने में कुछ हर तरह की चीज़ें शामिल होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स का स्रोत होना चाहिए, प्रोटीन के स्रोत होने चाहिए। इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं, जिंक से लेकर तरह तरह की चीज़ें होती, आयरन से लेकर सब चीज़ का स्रोत होना चाहिए। तो स्कूलों में जो चलाया जाता है मिड डे मील, इसीलिए उसका मेन्यू जो होता है वो थोड़ा सा वैरायटी वाला रखा जाता है कि कम से कम प्रोटीन और सारे न्यूट्रिशन तो मिले बच्चों को। इसी को लेकर जो ICMR है वो एक स्टडी कर रही और इस स्टडी के बाद कुछ ऐसी इम्प्लीमेंटेशन भी आपको देखा जाएगा। दरअसल कुपोषण की समस्या में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो स्टंटिंग हो गया आपका, उसके अलावा से वेस्टिंग हो गया, मतलब कि बौनापन हो गया, दुबलापन हो गया, उम्र के तुलना में उसकी हाइट कम है या हाइट की तुलना में उसका वज़न कम है, या पेट निकला हुआ देखा होगा आपने कि बच्चे तो पतले दुबले हैं लेकिन उनका पेट बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये सब किस में आते हैं? कुपोषण में आते हैं। और ये सब खाने पीने की समस्या के कारण से आता है। तो कुपोषण की समस्या क्या है उसको एक बार गंभीर रूप से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कुपोषण क्या है। कुपोषण में शरीर में स्वस्थ ऊतकों और अंगों के कार्यकरण हेतु आवश्यक विटामिन, खनिज, अन्य पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यह स्थिति उन लोगों में उत्पन्न होती जो या तो अल्प पोषित, अंडर न्यूट्रिशन, और या अति पोषित, ओवर न्यूरिश्ड भी होते हैं। इसका क्या तात्पर्य होता है? हद से ज़्यादा खा रहे हैं तो भी आपके लिए नुकसानदेह है, और आप कम अगर आपको पोषण मिल रहा है तो भी आपके लिए नुकसानदेह है। दोनों स्थिति कुपोषण कहलाती है। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा। ओवर भी, अति पोषण भी और अल्प पोषण भी, दोनों के दोनों किस में आते हैं? तो ये दोनों ही आते हैं आपके कुपोषण में ही। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रहेगा। भारत कुपोषण विभिन्न आयामों में शामिल है। कैलोरी की कमी, प्रोटीन हंगर, यानी कि खा तो रहे हैं लेकिन प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। ओके। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। कुपोषण से निपटने के लिए सरकार की कौन कौन से पहले हैं? तो राष्ट्रीय पोषण मिशन, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक कुपोषण के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन लॉन्च किया, जिसे पोषण अभियान के रूप में भी जाना जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? पोषण अभियान, POSHAN, पोषण अभियान के रूप में जाना जाता है। एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया का मतलब क्या होता है? रक्त अल्पता, जो खास तौर से महिलाओं में भारत में देखी जाती है। आयरन की कमी से, किसकी कमी से? तो आयरन की कमी से रक्त अल्पता की स्थिति महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और इसके कारण में अगर आप जाएंगे कि आयरन की कमी, एनीमिया क्यों हो रहा है, इसमें एक बड़ा कारण है कि भारत में महिलाओं को उतना ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जितना उनको मिलना चाहिए। एक दूसरा कारण ये भी है कि कम उम्र में शादी के कारण भी उनमें एनीमिया की समस्या देखी जाती है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके लिए भारत सरकार ने 2018 में एक कार्यक्रम शुरू किया था, मिड डे मील योजना। ये बच्चों को, हम लोग भी जाते थे स्कूल खिचड़ी खाने के लिए, सेकेंड हाफ में तो जाते ही इसीलिए, तो उसके बाद तो घर भाग जाते थे, तो घर पे भाग जाते थे। तो ये क्या है? ये बच्चों के लिए इसीलिए चलाया गया था कि स्कूल में इसके थ्रू दो चीज़ों को टारगेट किया गया। पहला क्या? पहला कि नामांकन का दर बढ़ जाए, दूसरा बच्चों में पोषण की जो कमी है उससे समस्या से भी हम निपट पाएँ। तो इसीलिए मिड डे मील योजना जो है इसको शुरू किया गया था। ठीक ना, ये चीज़ ध्यान में रहेगा आपको। स्कूलों में बच्चों के नामांकन, प्रतिधारण, उपस्थिति बढ़ाने के अलावा उनके पोषण स्तर में सुधार करना। तो जब भी मिड डे मील योजना की बात आए तो किन चीज़ों पर ध्यान जाना चाहिए? पहला कि अटेंडेंस बढ़ाना, उनका नामांकन और अटेंडेंस दोनों बढ़ाना, सिर्फ नाम ही नहीं लिखवाना, बच्चा स्कूल रोज़ आए भी। और दूसरा क्या था? उसके पोषण स्तर में सुधार करना, और ये सरकार का काम है उनको खाना देना। ठीक ना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये 2013 में लाया गया था, फूड सेफ्टी एक्ट जिसको कहा जाता है। और ये क्या था भाई? तो ये था कि देश में जितने भी लोग हैं कम से कम उनको खाना का अधिकार मिले, भोजन का अधिकार मिले, और एक्ट बनाकर दिया गया था। कानूनी अधिकार बनाते हुए समाज के सबसे कमज़ोर लोग खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। और जो PDS सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों को इसके बाद इंक्लूड किया गया था, जिसमें दाल और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको बांटा जाता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और ये आज तक ये योजना चल रहा है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम को बार बार एक्सटेंड किया जाता है, इसमें नई नई चीज़ों को जोड़ा जाता है। और ये योजना इतनी अच्छी थी, देखिए इसमें क्या है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य 6 वर्ष तक या उससे कम उम्र के बच्चों और उनकी माताओं को भोजन,
पूर्वी स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं प्रदान करना था। ओके, ये चीज़ ध्यान में रहेगा। भारत कुपोषण संबंध प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? तो भूख की पहचान का मनमाना रवैया है अपने देश में। किसी परिवार की गरीबी रेखा से नीचे होने की स्थिति निर्धारण करने का मानदंड मनमाना है। यह एक राज्य से दूसरे राज्य में पर्याप्त भिन्न है। यानी कि बीपीएल में कौन होगा और कौन नहीं होगा, ये बिहार में अलग है, यूपी में अलग है और राजस्थान में अलग है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मानदंड तय किया गया। तो जब हमें ये पता ही नहीं होगा कि बीपीएल के नीचे है कौन, तो हम कैसे डिसाइड करें? जब हमें पता ही नहीं होगा गरीब है कौन, तो हम गरीबों को सहायता कैसे पहुंचाएंगे? ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अगला कौन सा है? सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। तो भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की गंभीर कमी देखी गई है। प्रच्छन्न भूख, हिडन हंगर कहा जाता है। आपने खाना तो खाया है लेकिन वो शरीर के लिए सफिशिएंट नहीं था, तो उसको हिडन हंगर कहा जाता है। ये शब्द ध्यान में रखिएगा। इसके कई कारण हैं जिनमें गुणवत्ताहीन आहार ग्रहण, बीमारी, गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्वों की ग्रहण की कमी शामिल है। इसके अलावा माताओं में पोषण, स्तनपान और पालन पोषण के बारे में पर्याप्त जानकारी का अभाव भी पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है? सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ओके, गरीबी का दुष्चक्र एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण से भारत में कुपोषण की समस्या देखी जाती है। संक्रमण प्रेरित कुपोषण, मलेरिया और खसरा जैसे संक्रमण तीव्र कुपोषण को बढ़ावा दे सकते हैं। ओके, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, अधिकांश गरीब परिवार में महिलाओं और छोटे बच्चों को आर्थिक रूप से सक्रिय पुरुष सदस्यों की तुलना में कम भोजन प्राप्त होता है। जो कमा रहा है वो घर में पहले भोजन करता है और उसका पेट भरता है, उसके बाद अगर कुछ बचा है, मैं गरीब घरों की बात कर रहा हूँ, तो ही बच्चों और महिलाओं को दिया जाता है। उसके बाद बच्चों को दिया जाता है। महिलाओं के लिए सबसे अंत में होता है भोजन करने का नियम अपने यहाँ। तो ये क्या मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी स्थिति है जिसके कारण से कुपोषण की समस्या उत्पन्न होती है। इसको ध्यान में रखिएगा, कुपोषण क्या होता है और किस प्रकार से सरकार काम कर रही है इसको एलिमिनेट करने के लिए। और बस यही बताना था मुझे। आज का न्यूज़पेपर का डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है आपको ज़रूर बताइएगा और आर्टिकल डिस्कशन भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।